शुरू करते हैं। आज के जो अपने प्रोवर्ब्स हैं उस पर हम फोकस कर लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोवर्ब्स होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं और इनका मीनिंग लगभग लगभग इनके शब्दों में निकल ही जाता है। ईडियम्स की तरह नहीं होते, ईडियम का थोड़ा अलग मीनिंग निकलता है, उसकी स्टोरी या उसका बैकग्राउंड आपको पता होता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। प्रोवर्ब्स उनकी तुलना में थोड़े से टेक्निकल होते हैं। तो पहला प्रोवर्ब है, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होता है। आर्किटेक्ट का मतलब निर्माता, निर्माण करने वाला। या दूसरे शब्दों में अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि आपकी भाग्य की लकीरें नहीं होती, कार्य भाग्य सिर्फ लकीरों में नहीं होता, आप कार्य करोगे ना तो ही आपका भाग्य बनेगा। तो हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। तो इसका मतलब योर ऑन एक्शन एंड डिसीजन, आपके खुद के जो एक्शन होते हैं, कार्य होते हैं और डिसीजन होते हैं, डिसाइड, वो ये सुनिश्चित करते हैं व्हाट यू अचीव और डोंट इन लाइफ, कि आपके जीवन में आप क्या सफल होगे या असफल होगे। तो कहने का मतलब है आप ये भाग्य पे से नहीं छोड़ सकते कि भाग्य है मेरा तो ऐसा ही था। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कार्य हैं वो ही आपके आने वाले जीवन में आप क्या अचीव करोगे, सफल होगे या नहीं होगे, ये बताता है कि आपने क्या डिसीजन लिया है। वो चीज़ें उसी से पता चलती है। आप ये कुछ लोग सोचते हो ना कि नहीं मैं तो है ना एक दिन उठूंगा और जॉब लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपना भाग्य खुद बनाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो भाग्य बनाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सबको सबको दिमाग उतना ही मिला है, आप कितना इस्तेमाल करते हो। अब ये अलग है कि थोड़ी सी अलग पहचान, कुछ लोग जल्दी आईक्यू अच्छा होता है किसी का तो वो जल्दी अचीव कर लेते हैं और कुछ लोगों का आईक्यू थोड़ा पुअर होता है तो वो धीरे धीरे अचीव करते हैं। वो एक अलग तर्क है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अधिकता है वो बुरी होती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए किसी को खाने का बड़ा ऐसे रहता है लेकिन वो खाना स्वादिष्ट बना और वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेगा तो वो अधिकता भी क्या होगी, उसके फिर पेट खराब हो जाएगा। आप अगर ज्यादा पढ़ोगे तो वो भी खराब है, फिर आपको मेंटल डिसऑर्डर होने लग जाएंगे। नहीं वैसे तो आप वैसे भी ज़्यादा नहीं पढ़ते मुझे पता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आप पढ़ना शुरू कर दो, आपके लिए नहीं, आपका कोई मेंटल लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा। वो तो वो किताबी कीड़ा, उसके लिए बोल रहा हूँ जो 24 घंटे में से वो सोशली नहीं होता, 19-19 घंटे पढ़ता है। और जनरली जो हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो तो वैसे ही है ना, 5% याद करने वाले जनरली होते हैं, तो वो तो एक्सेस तो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि उनको बीच में ऐसे मस्ती हो जाती है कि चलो वो सर ना उनकी बात सुनते हैं, उनमें 2-3 वो बड़े धमाके करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे कुछ लोगों के ऐसे होता है कि हाँ यार वो जो है ना वो बड़े सर अलग तरीके की, अलग मिजाज के हैं उनका, तो मतलब ऐसे बातें ही अलग होती है, तो वो पढ़ने वाले थोड़ी होगा। तो किसी भी चीज़ की अधिकता जीवन में क्या होती है, खराब होती है। चाहे वो किसी पैसे ज़्यादा कमाओगे, पैसे कमाने की लत पड़ जाएगी तो भी गलत है, तो फिर आपकी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी। और किसी भी चीज़ की मान लीजिए जो आपको बढ़िया लगती है उसकी भी अधिकता है ना वो खराब करती है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग कॉज हार्म, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करोगे तो वो आपको हार्म, मतलब वो आपको नुकसान ही देगी। फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ हार्ट, चेहरा किसी के हार्ट को, शक्ल किसी के हार्ट को बयां नहीं करती। शक्ल है वो किसी के हार्ट को बयां नहीं कर सकती, ये सही बात है। अब किसी की शक्ल है वो उसके ऐसे कट लगे हुए हैं, वो ऐसे गुंडे जैसा लग रहा है तो आपको लगे यार तो शक्ल से गुंडा, उसको अष्टपुष्ट है तो ऐसे गुंडे जैसा ही लुक आ रहा है कि यार ये तो दक्षिण भारत वाला गुंडा जैसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है उसका हार्ट बहुत अच्छा हो, बहुत प्योर हो, वो लड़ाई जानता ही नहीं हो। तो आप किसी के चेहरे को देख के उसके हार्ट को जज नहीं कर सकते, उसके चरित्र को जज नहीं कर सकते। तो फेस इज नॉट इंडेक्स ऑफ हार्ट का मतलब है वन कांट जज एनीबडी, कोई भी व्यक्ति किसी को जज नहीं कर सकता फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, सिर्फ चेहरे को देखकर, फेस को देखकर कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, प्रिजुडिस्ड नहीं होना चाहिए। डोंट हैव एनी जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई की तरह मतलब प्रिजुडिस्ड नहीं होना चाहिए कि ये बंदा ऐसा ही होगा। आपको उसके व्यवहार को, चरित्र को देखकर ही उसका जजमेंट देना चाहिए कैसा है। तो फिर से देखो, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, आप सभी अपने जीवन के भाग्य विधाता हो। इसका मतलब यह है कि आप जो कार्य करते हो, आप जो डिसीजन लेते हो, उसी पर चलकर यह निश्चित होता है कि आप जीवन में क्या अचीव करोगे या क्या अचीव नहीं करोगे।
किसी भी चीज की अधिकता होती है वो खराब ही होती है, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव चीज ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि जितनी अधिकता में कोई भी चीज करोगे वो वर्जित ही होती है, वो नुकसान ही पहुंचाती है। फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, चेहरा किसी के हृदय का आंकलन नहीं करवाता। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति चेहरा देखकर किसी को जज कर लेता है तो वो गलत है, क्योंकि जज किससे होना चाहिए, उसके हार्ट से, उसके चरित्र से होना चाहिए, कैरेक्टर से। ये थोड़े इजी होते हैं ना। एवरी मैन हैज हिज प्राइस, हर व्यक्ति की एक क्या होती है, कीमत होती है, एक बस बोली लगाने वाला चाहिए, मतलब किसी को भी खरीदा जा सकता है। अमीर लोग जनरली कहते हैं ना, बता तुम्हारी कीमत क्या है, तो कीमत का मतलब यहां पे हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति की किसी कोई ना कोई कीमत होती है, वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो एनीवन कैन बी स्वेड टू डू समथिंग, किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी कार्य करवा सकते हो। इट इज जस्ट दैट सम मे डिमांड हाई प्राइस, सम लो, ये बस डिपेंड करता है, किसी की प्राइस थोड़ी हाई होती है, किसी की लो होती है। किसी भी व्यक्ति के चरित्र को आप क्या कर सकते हो, जनरली आप स्वे कर सकते हो, हिला सकते हो, बस उसको, या तो किसी की डिमांड थोड़ी हाई होती है और किसी की लो। अब आज ही आपको बोल दे कि इतने रुपए में वहां पे पेपर बंट रहा है, ठीक है ना, आपके पास पैसे ना हो लेकिन आप भी कोशिश कर ही लोगे, येन केन प्रकार, क्योंकि किसी न किसी को, मतलब नेगेटिव वे में किसी भी व्यक्ति को अगर ये कहा जाता है ना ऐसा हो रहा है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी वहां पे जाता है, क्योंकि सब लोगों की कीमत होती है अलग अलग तरीके से। अब कोई हो सकती है कीमत का मतलब ये फिजिकल पैसे ही फिजिकल फॉर्म में ना समझे, कीमत अलग अलग तरीके से लगती है। तो ये बाजार है, इसमें सब लोगों की कीमत लगती है, किसी के भी कीमत लगाई जा सकती है, किसी की डिमांड थोड़ी हाई होती है और किसी की डिमांड थोड़ी लो होती है। फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी, किसी को लूटना मतलब आपने किसी के साथ में एक्सचेंज किया है कि ये चीज है, ये वाली मैं दे रहा हूं और इसके बदले मुझे 100 रुपए दे दो, ये एक्सचेंज हो गया। किसी चीज के बदले अदला बदली कर लिया आपने रुपए, और दोनों साइड में जो पार्टी है वो कह रही है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो फेयर एक्सचेंज हो गई। फेयर एक्सचेंज क्या नहीं कहलाती, रॉबरी नहीं कहलाती, ये ध्यान रखना है, लूटना नहीं कहलाता। एन एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स इक्वल वैल्यू, अगर दो चीजों की वैल्यू एक जैसी है और उनको आपने एक्सचेंज किया है एक रीजनेबल प्राइस में एंड ऑनेस्ट ट्रेड में, तो वो क्या नहीं कहलाती, रॉबरी नहीं कहलाती। ये ध्यान रखना है कि ईमानदारी से आपने व्यापार किया है, दो चीज़ों की वैल्यू है, आप किसी को दे रहे हो और उससे कोई चीज़ ले रहे हो, और दोनों ही पार्टी एकदम खुश हैं, तो कोई इशू नहीं है, वो रॉबरी नहीं कहलाती। फेथ विल मूव माउंटेन, ये आपके लिए ये बहुत अच्छा है ये प्रोवर्ब। इसका मतलब है कि आप विश्वास रखो कि आप सफल हो जाओगे, आपको जीत मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफल विश्वास तो क्या करता है, बड़े से बड़े पहाड़ों को हिला देता है ना। वो कुछ हो गया कि ये लाइन आ गई ना अपने आप ही मोटिवेशन वाली, मैं नहीं ले रहा हूँ, ये एक्चुअली प्रोवर्ब बता रही है। मीनिंग क्या है, फेथ इज इमेंसली पावरफुल, इमेंसली का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, इमेंसली, तो फेथ में इतनी ताकत होती है वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देता है। ये सही बात है, ये इसमें मतलब आप ये देखो कि नेचर इतनी बहुत बड़ी, अगर किसी व्यक्ति के साथ में अगर आपदा हुई तो नेचर क्या करती है, उसमें होप पैदा करती है। जैसे ही वो व्यक्ति सोता है, परेशान होता है वो, जब उसको नींद आती है तो नेचर अपना काम करना शुरू कर देती है। नेचर क्या करती है, आपको दिखाई नहीं देती लेकिन उसके मन को शांत करती है। जब वो वापस उठता है तो इतना झटका नहीं लगता उसको जितना उसको उस समय लगा था जब वो उसने कुछ किसी व्यक्ति को खोया था। नेचर अपना काम करती है, और ये फेथ कि मैं आगे इससे बाहर निकल जाऊंगा। आप सोचो 1947 से पहले जो आज तो देखो आप अच्छे से बैठे हो घर में, आराम से पढ़ रहे हो, घर वाले आपको जो मांग रहे हो वो दे रहे हैं। पहले ऐसा समय नहीं था, अंग्रेजों के समय या उससे पूर्व का समय बड़ा ही भयंकर था। पता नहीं कि सुबह क्या होगा, विश्व युद्ध हुआ तो ये पता नहीं होता था कि हम बचेंगे, सुबह का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे। वो बंदे भी जिए थे, किस चीज को देखकर जिए थे, फैथ को, कि भाई एक दिन हम सफल हो जाएंगे, उनका विश्वास था। देखो वो जिंदा रहे थे, सरवाइव। हिटलर मतलब कितने जूस को उसने मारा था, भयंकर रूप से उसने विध्वंस कर दिया था, पूरी की पूरी प्रजाति को एक तरीके से जूस को नष्ट करने का उसने मतलब किया था काम। लेकिन उनमें विश्वास था कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे। तो फेथ होता है ना, तो वो तो बड़े से बड़े माउंटेन को भी हिला देता है।
तो ऐसे फेथ होना चाहिए आपके अंदर भी कि नहीं, हम इस बार है वो सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होंगे आप। और साथ में आपको क्या करना है, सिर्फ ये इतना ही नहीं करना है, ये वाले भी याद रखना है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता होता है। इसका मतलब आपको पढ़ना भी है, और पढ़ोगे और विश्वास रखोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। तो हर व्यक्ति की एक प्राइस होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। तो किसी भी व्यक्ति के आंतरिक कह सकते हैं कि उसको हिलाया जा सकता है, उसके चरित्र की वैल्यू भी लगाई जा सकती है। फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी, अच्छे तरीके से व्यापार किया जाता है, इक्वली व्यापार किया जाता है, वो रॉबरी की श्रेणी में नहीं आता, लूट की श्रेणी में नहीं आता। और फेथ तो पर्वतों को हिला देता है। सही बात। चलिए मूव करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। आज की जो फ्रेजल वर्ब है वो है होल्ड अप। किसी के कनपट्टी पे आप क्या बंदूक रखकर आप किसी को लूटते हो तो उसे क्या कहते हैं, होल्ड अप कहते हैं। होल्ड अप, ये ध्यान रखना है। ओके, सम रॉबर्स हेल्ड अप द बैंक दिस मॉर्निंग। एक तो ये भी होता है, मतलब जनरली किसी व्यक्ति की कनपट्टी पे रखते हैं तो ये भी होता है। वायलेंस, स्टॉप और रॉब यूजिंग वायलेंस, थ्रेट्स। किसी चीज को रोकने के लिए भी होता है होल्ड अप, रुको, होल्ड अप। और रॉब यूजिंग वायलेंस, वायलेंस लूटना, किसके साथ, हिंसा के साथ। अब एक तो सीधी लूट होती है, आप गए, कोई व्यक्ति चोर है वो गया, वो लूट के आ गया। एक होता है कि एक दो को गोली मार के आएगा, वो वायलेंस यूज करेगा, तो उसे कहते हैं होल्ड अप। जनरली ये पूछा जाता है इसलिए याद कर सकते हो, बस यही वाला यूज। होल्ड अप टू सपोर्ट समथिंग एंड स्टॉप देम फ्रॉम फॉलिंग, किसी चीज को टूटने से रोकना, सपोर्ट करना, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब है सपोर्ट करना किसी भी चीज को। ये भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज गिर रही है तो आप जाके सपोर्ट कर रहे हो, रुको रुको गिरने मत दो उसको, तो होल्ड अप कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो सपोर्ट करने के लिए भी आता है होल्ड अप। दूसरा, पहला लूटने के लिए आता है, दूसरा सपोर्ट करने के लिए आता है। फिर देखो होल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है। होल्ड ऑफ का मतलब एक तो होता है स्टॉप और डिले द मूवमेंट, किसी भी चीज को डिले करना, किसी भी मूवमेंट को क्या करना, डिले करना। ठीक है, प्रोग्रेस को जनरली मैनी बायर्स आर होल्डिंग ऑफ और अप द प्राइसेस आर लोअर, कि बहुत सारे लोग हैं कि प्राइस बहुत हाई हो रही है तो वो क्या कर रहे हैं, होल्ड ऑफ कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं किसी भी चीज को खरीदने में। एक्चुअल जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है वो, इसमें ये वाला तो नहीं पूछा जाता, जनरली ये पूछा जाता है होल्ड अप। इसके दोनों मीनिंग आप याद कर सकते हो कि वायलेंस यूज करके किसी को लूटना और दूसरा होता है सपोर्ट करना। ये दोनों अच्छे हैं, ये वाला कोई खास बात नहीं है, नहीं याद हो तो छोड़ दो। होल्ड बैक, होल्ड बैक, किसी भी चीज को होल्ड करके पीछे जाना, इसका मतलब है रिस्ट्रेन करना, रोकना। किस चीज को रोकना, इमोशन को, फीलिंग्स को। होल्ड बैक, कई बार किसी को मान लीजिए ऐसे गुस्से में आप कुछ बोल देते हो और वो बंदा है वो उस समय तुरंत बोल देता है तो वो होल्ड बैक नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करता है कि हाँ ठीक है यार, जैसे बड़ा भाई है डांट कर रहा है, डांट मार रहा है तो अपने भले के लिए कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है कि भाई अपने को ये नहीं बोलना है वरना गुस्से में बोल देंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। तो होल्ड बैक का मतलब होता है अपने आप पे कंट्रोल करना, रोकना। जनरली ये इमोशन और फीलिंग्स के लिए आता है, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके सामने उसके बंदे की डेथ हो गई, लेकिन वो वहां कुछ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर रॉबर्स को पता चल गया, किसी डाकू को पता चल गया कि उसके साथ है तो उसको भी गोली मार, तो वो क्या करता है, अपने इमोशन को रोकता है वहां पे। उसको रोना भी आता है तो भी रोक लेता है, उस सेंस में होल्ड बैक आता है। होल्ड बैक का मतलब होता है रोकना, कंट्रोल करना इमोशंस को या फीलिंग्स को। इट वॉज रियली हार्ड टू होल्ड बैक द टीयर्स। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां आप आंसू को रोक नहीं पाते, है ना, तो आंसू को वहां रोकते हो तो होल्ड बैक बोलते हैं, यानी किसी चीज को रोकना। तो समटाइम्स ऐसा कुछ हो जाता है, किसी के साथ गलत होता है तो वो रोक नहीं पाता, उसके इमोशन है वो निकलने लग जाते हैं आंसू के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये होल्ड बैक का मतलब कंट्रोल करना या रोकना। होल्ड ओवर, ये भी बहुत अच्छा है, आपने सुना होगा पोस्टपोन। एक तो होल्ड ओवर होता है पोस्टपोन करना, एक होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का भी मतलब होता है होल्ड ओवर के इक्वल। होल्ड ओवर का मतलब कोई भी चीज है उसको आपने देरी कर दी, कि भाई मान लीजिए मैं टेस्ट ले रहा हूं और टेस्ट 8 बजे का था तो मैंने पोस्टपोन कर दिया कि नहीं 8 नहीं होगा, आज मैं थोड़ा बिजी हूं या मेरा कोई सेटिंग है वीडियो में वो सही नहीं चल रही है, तो उसके हिसाब से मैंने उसको
9 बजे रख दिया, तो 8 बजे की बजाय 9 बजे मैंने क्या कर दिया, डिले कर दिया। और ये डिले क्या कहलाती है, पोस्टपोन कहलाती है, कि आपने स्थगित कर दिया एक बार के लिए। तो होल्ड ओवर का मतलब और पुट ऑफ का मतलब, दोनों का मतलब स्थगन होता है, कि एक समय के लिए स्थगित करके दूसरे समय में इसको वापस जारी किया जाना। द मीटिंग हैज बीन हेल्ड ओवर टिल फ्राइडे, मीटिंग को कब तक पोस्टपोन कर दिया, कब तक के लिए स्थगित कर दिया, फ्राइडे तक कर दिया। तो होल्ड ओवर भी बहुत अच्छा वर्ड है। होल्ड ओवर का सिनोनिम अगर आप फ्रेजल में वर्ब में करोगे तो क्या हो जाएगा, पुट ऑफ। कीप डाउन, किसी को डाउन ही रखना है, किसी को मतलब कीप का मतलब रखना और डाउन का मतलब नीचे, किसी को नीचे रखना है, इसका मतलब उसका शोषण करना है, रिप्रेस करना है, या उस पर कंट्रोल करना है। किसी को आप दबा के रखते हो, दबा के रखने का मतलब उस पर कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको रिप्रेस कर रहे हो, उसका शोषण कर रहे हो, उस सेंस में कीप डाउन, कि गरीबों को तो कीप डाउन करते हैं अमीर, यानी कि उनका शोषण करते हैं या उन पर कंट्रोल करते हैं। तो कीप डाउन, यू मस्टंट लेट एनीवन सी योर इमोशन, अपने आप पर कंट्रोल करो। ये कीप डाउन इज इक्वल टू होल्ड बैक भी कह सकते हो आप। अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने इमोशन को लोगों को दिखने ना दो, देख लेंगे तो वो फिर मजे लेंगे। तो ये तो सही भी बात है, अपने अंदर क्या चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा है, लेकिन अपने चेहरे पे वो इमोशन आने नहीं चाहिए, ना बढ़िया ना घटिया। क्योंकि लोग हैं, अच्छे में भी बुराई ढूंढते हैं और बुराई में तो और बुराई वो ढूंढते ही हैं, अच्छा तो लोग देखते ही नहीं है। फिर से, होल्ड अप का मतलब सपोर्ट करना, सॉरी स्टॉप करना या वायलेंस यूज करना रॉबरी के लिए, और दूसरा सपोर्ट करना होता है, किसी चीज़ को रोकना वो गिर ना जाए। जैसे मान लीजिए छत गिर रही है, तो किसी हिसाब से छत को तो नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आप रोक सकते हो गिरने से, उसके लिए आता है होल्ड अप। होल्ड ऑफ या होल्ड ऑफ को बोलते हैं किसी भी प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, धीरे कर रहे हो, डिले कर रहे हो, धीमा कर रहे हो, उसे तो जनरली नहीं पूछते। होल्ड बैक का मतलब बहुत अच्छा है, होल्ड बैक, अपने आप को होल्ड बैक रखने का मतलब है कंट्रोल में रखना और रिस्ट्रेन रखना, मतलब अपने इमोशन और फीलिंग पर कंट्रोल करना, दबाना उनको, जरूरत नहीं, शो नहीं करना। दूसरा होल्ड ओवर, ये बहुत अच्छा है। होल्ड ओवर इज इक्वल टू पुट ऑफ, मतलब पोस्टपोन करना, कोई भी चीज़ है उसको एक समय के लिए रोक कर आगे के लिए पोस्टपोन। कीप डाउन वही है, होल्ड बैक इज इक्वल टू कीप डाउन, कंट्रोल करना, रोके रखना, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, कीप डाउन और होल्ड बैक।